नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम सब चर्चा करेंगे कि हम लोगों की तैयारी की जो रणनीति है वो कैसे चल रही है और क्या इसके लिए आगे किया जाए जो 27 जुलाई को हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो सबसे पहले मैं अरुण जी से पूछना चाहूँगा कि आप मैथ, रीजनिंग और जिस जिस क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं उसके बारे में आप बताएँगे कि कैसे हम इसकी बेहतर तैयारी कर सकें? जी, बिल्कुल सर, नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर हम देखें तो मैथ्स का उस तरीके से सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरओ में उतना डीप में नहीं पूछता है, ठीक है? जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो गए, उनको अगर हम उठा करके तैयार कर दें, तो यानी कि ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आरओ में पूछे जाएँगे, वो लगभग हो सकते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट? वेजेज़ जो सैलरी बेस्ड हैं, टाइम एंड वर्क है, ये सारे अगर टॉपिक्स देख लिए जाएँ, तैयार कर लिए जाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं ज़्यादा कुछ है। और वैसे भी अगर परसेंटेज तैयार कर लिया जाए, तो ये जितने भी टॉपिक्स के मैंने इधर छोटे-मोटे नाम बताए हैं, प्रॉफिट लॉस भी हो गया, तो ये सभी लगभग परसेंटेज के टॉपिक्स के आस-पास ही घूमते हैं। परसेंटेज अगर अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, तो ये सारे टॉपिक्स एक ही टॉपिक के थ्रू सारे के सारे किए मैथ जा में सकते हैं। दो दो ओके? जज चैप्टर सबसे जैसे इम्पोर्टेंट थोड़ा होता है, बहुत एलसीएम परसेंटेज और वगैरह हो रेशियो। गया, ठीक है? और इसी के साथ में ज्योमेट्री वगैरह उतनी आएगी नहीं, ज्योमेट्री का पोर्शन तो छूना है ही नहीं है। बस यही सारे टॉपिक्स हैं, 5 से 7 टॉपिक जो कि मैथ्स लगभग कवर हो जाएगी। ठीक है? और अब रीजनिंग के लिए पीवाईक्यू उतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि अब मतलब आप कायदे से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करें। तो फिर अदर जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं वो छूट जाएँगे, जैसे हमारी हिस्ट्री हो गई, हिंदी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जो भी मतलब अदर सब्जेक्ट्स हैं। और ये इसमें बहुत है, तो मैथ्स और मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके 12-15 क्वेश्चन आ जाएँगे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। तो फिर ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन सही करने का कोई मतलब नहीं है मैथ्स और रीजनिंग के। अच्छा, जो मतलब प्रीवियस ईयर जो भी मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर उनको उनको भी साथ में कर लिया जाए तो अच्छा होगा क्या? हाँ, बिल्कुल, एक मोटा-मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा कि कितनी डीप में जाकर के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, ठीक है? और किस-किस टॉपिक से ज़्यादातर उस पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को पूछने की, आयोग के पुट अप करने की, ठीक है? तो इससे एक मोटा-मोटा क्राइटेरिया भी मिल जाएगा। और अगर आप क्या बोलते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आए हुए हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो लगभग मेरा मानना यही है कि आयोग के जो इसमें आरओ वगैरह में जो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ डिजिट्स को चेंज करेगा, लैंग्वेज वही रहेगी क्वेश्चंस की, और जो तरीके हैं, तरीके नहीं बदलेगा। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। अगला मैं सिद्धनाथ सर जी से पूछना चाहूँगा कि वो हिंदी विषय के बारे में और कंप्यूटर और इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र के बारे में वो बताएँगे कि इन विषयों को बेहतर तरीके से हम कैसे तैयार कर सकें? देखिए, अर्थशास्त्र आपने कहा, एक शब्द है अर्थशास्त्र, एक है अर्थव्यवस्था। तो जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा रहे, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आरओ एआरओ की परीक्षा है, ये अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं मानता हूँ कि एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि समय अभाव है, तो समय अभाव के लिए अर्थव्यवस्था में आप ये कर सकते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जी। इनके मेन फीचर्स आप तैयार कर लीजिए। यूपी के बजट, जैसे आपने देखा होगा यूपी का राजस्व राजकोषीय घाटा का प्रश्न आ गया था जी। जो पेपर निरस्त हुआ है, और उसमें पूछ लिया गया था बजट का आकार क्या है। हाँ, तो यूपी के बजट को जरूर देख लीजिए, उसमें योजनाएं आती है जैसे नंदनी कृषक ग्राम योजना, इस तरह से चीजों को आप देख लीजिए, यूपी के भी बजट से और भारत के भी बजट से की फीचर्स को, और योजनाएं जरूर देख लीजिए जी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो इधर चाहे उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा हो रही है उसमें योजनाओं से
रिलेटेड प्रश्न जरूर आ रहा है। तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं केवल कि 3 योजनाएं कम से कम इस प्रश्न पत्र में पक्का देखने को मिलेंगी किसी न किसी रूप में। तो ये हो गई अर्थव्यवस्था की बात। दूसरी बात आती है कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि आप कुछ विशिष्ट चीजों को देख लीजिए कि कौन सा रोग हो रहा है, कौन सी नई प्रजाति आई है, ये सब देख करके आप एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को अपना तैयार कर सकते हैं कि किसका उत्पादन कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें आप देख लीजिए। जी। अब अगले विषय पे मैं आता हूँ, हिंदी विषय पे। हिंदी क्योंकि 60 अंकों का अपना बहुत बड़ा महत्व है हिंदी का। ये मुख्य परीक्षा में भी काफी अंकदायी विषय है जो आगे तक रहेगा। तो इन 6 टॉपिकों को पढ़ने के लिए आप क्या करिए कि सर जो 6 टॉपिक हैं उसमें भी आप थोड़ा अगर बताएंगे कि विद्यार्थियों के लिए जो कठिन टॉपिक हैं 3 माने जाते हैं, तो वो बेहतर तरीके से कैसे तैयार करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है वहीं से क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं। जैसे सबसे कठिन टॉपिक अगर इसमें देखा जाए तो मुझे लगता है पर्यायवाची है। हाँ। क्योंकि एक बार पूछ लिया था कि खनक किसका पर्यायवाची है। अब चोर का होता है, लोगों को समझ में ही नहीं आया। अपर्णा किसका पर्यायवाची है, तो पता चला कि पर्यायवाची के पर्यायवाची से पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। जैसे पार्वती जी का पर्यायवाची अपर्णा है, तो वहां से वो अपर्णा शब्द लाए और वहां से पूछ लिए। चोर का पर्यायवाची खनक, अगर चोर का पर्यायवाची पूछा जाता तो एक बार लोगों को याद भी आ जाता। तो कैसे याद करें, इसके लिए क्या रणनीति होगी? इसके लिए ये रणनीति है कि आप पर्यायवाची शब्दों को जो आपको कठिन लग रहा है, जैसे मोर का कुछ महत्वपूर्ण है जो पूछे ही जाते हैं, जैसे मोर का पर्यायवाची हुआ, जैसे अर्जुन का पर्यायवाची हुआ, जैसे नदी का पर्यायवाची हुआ, गंगा का पर्यायवाची हुआ, सरस्वती का पर्यायवाची हुआ। तो ये सब चीजें बार बार आप लिख करके अभ्यास करें और पुनरावृत्ति से याद करने के करें। इसका ट्रिक भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। जी। और दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि जो होता है उसमें देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन मैक्सिमम जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लगता है कि ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, 2 तो हम काट देते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन बड़ी कंफ्यूजन होती है ऐसी स्थिति में। तो फिर आप इसके लिए क्या कहेंगे? क्या ये भी टॉपिक टफ है क्या? विद्यार्थी इसको भी टफ मानते हैं और ये है भी टफ। जैसे एक आम बोलचाल भाषा में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर गलत ही बोलते हैं। जैसे एक बात कही गई, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। बिना अभ्यास के कोई भी विद्या क्या है, विषम है, कठिन है, दुरूह है सीखना। अब वहां पर्यायवाची में कवित्री लिखा हुआ है, 4 तरीके कवित्री, वैसे हमें पता है कवित्री लिखा जाता है, लेकिन वहां देखते हैं लगता है ऐसे ही है। संदीपनी लिखा है तो लगता है छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है। वशिष्ठ है तो लगेगा ठा है कि टा है। अब ये सब कंफ्यूजन है। तो ये है कि जो भी मतलब आप एक पुस्तक जिसको फॉलो कर रहे हो उसमें जो क्लिष्ट शब्द आपको दिख रहे हैं उनको बार बार लिख करके अभ्यास करिए। जैसे 5 बार कोई वशिष्ठ लिख लेगा, जीवन में उसका वशिष्ठ गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और इसके लिए क्या आशीर्वाद को अगर 3 बार सही सही लिख लेंगे आप तो आशीर्वाद गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी लेखनी और आपका मस्तिष्क दोनों उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जी। तो ये ट्रेनिंग स्वयं को देनी पड़ेगी, क्योंकि 10 अंक यहाँ से आएंगे और 10 में 10 पाए जा सकते हैं। और विशेषण जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी विद्यार्थी थोड़ा उसको भी टफ मानते हैं, क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो विशेषण की दुरूहता का कारण यह है कि कंफ्यूजन में बहुत होता है कि इसमें विशेष क्या है, विशेषण क्या है, फिर वो शब्द दे देता है, बताता है कितने विशेष कितने विशेषण हैं। इसके लिए प्रत्यय और संज्ञा भी हमें आनी चाहिए, तब फिर हम उसको अच्छे से और ये बात भी है। और एक काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे करके तो इसमें पहचानना आना चाहिए कि विशेषण क्या है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण ना, ये इत्यादि टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि अब वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ नहीं रहा है, तो अब वो अंदर जाके प्रश्न करेगा कि किस प्रकार का विशेषण है। तो उसके लिए विशेषण के प्रकार और इन सब चीजों को अभी पढ़ा जा सकता है, समय है, और इसमें भी आप 10 में 10 पा सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से।
अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक सवाल और छूट रहा है कि करंट अफेयर और डेटा जनगणना और फॉरेस्ट रिपोर्ट, पशु जनगणना, इन सब के लिए क्या कैसे मतलब रिसोर्सेस यूज़ किए जाएँ? करंट अफेयर के लिए ये है कि जो भी नियमित मैगजीन आप पढ़ रहे हो मासिक, उसको एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। जैसे कुछ लोग क्रॉनिकल पढ़ते हैं मंथली वाली, कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कुछ लोग अन्य मैगजीन घटना चक्र की आती है उनको पढ़ते हैं। तो कोई भी एक मैगजीन जो भी आप फॉलो कर रहे हो लगातार अपनी तैयारी के दौरान, उसको बार यानी बार अपने सोर्स पे अडिग रहना चाहिए, हमको अडिग रहना भटकाव चाहिए, की बिल्कुल स्थिति में भटकाव नहीं नहीं जाना होना है। चाहिए। क्योंकि क्या है कि नए नए सोर्सेज, अब यूट्यूब आप खोलेंगे तो ज्ञान खुद परेशान है कि इतना हूं मैं, जी, 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 सही इतना कह रहे हैं ज्ञान सर, कहाँ राइट। से, आप परेशान हो जाएंगे। और पता चलेगा यहाँ से वहां से, तो भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये कुनबा जोड़ने का काम नहीं करना है। एक श्योर सोर्स रखिए और उसी को बार बार पढ़िए। यही पुनरावृत्ति, बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस, नए नए क्वेश्चंस को देखना, यही सफलता का जब कारण है। पीवाईक्यू जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या रिपीटिशन, वो तो सब जानते हैं कि रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस का। लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में एक दौर ऐसा था जब 60% प्रश्न पुनरावृत्ति के आ जाते थे, अभी कुछ कम हुआ है ये लेकिन अब वो परसेंटेज। दौर नहीं रहा। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 30% प्रश्न कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिलेटेड जरूर रहेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे जैसा कठिन प्रश्न पत्र बनाए, 30% प्रश्न का यानी तो मैं हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। हमें हर तरीके से तैयार रहना है। क्योंकि ये जो विजय पथ है, जो सचिवालय तक जाने का मार्ग है, जी, ये बार बार मार्ग नहीं मिलेगा। अब क्या है कि इसका जो आप जब यात्रा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप किसी वहां पे रुके टोल प्लाजा पे, तो टोल प्लाजा पे टोल देने के बाद फिर वो हटाता है और थोड़ा सा समय देता है, उसी में आपको गाड़ी निकालना रहता है। तो यही वो है, आपने परिश्रम किया है 2-2 3-3 साल इस तैयारी के लिए। अब क्या है कि आयोग 27 जुलाई को टोल हटाएगा और जो लड़का उसमें से अपनी गाड़ी निकाल ले गया वही स्मार्ट है। तो इस स्मार्टनेस को आपको दिखाना है और 2 घंटे में अपना 3 घंटे की जो परीक्षा होगी उसमें पूरा पूरा 100% दे के आना है। क्योंकि सचिवालय की कुर्सी इतनी आसान नहीं है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है धर्मेंद्र जी से है। सर बताएंगे कि साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कैसे तैयार किया जाए? विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट पड़ जाता है, उसमें थोड़ा फैक्ट के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, जैसे मार्केट में प्रचलित हिंदी मीडियम के लिए महेश बर्णवाल की बुक है, जी, जी। दृष्टि की क्विक बुक आती है। तो जो भी आपका सोर्स हो, मतलब किसी कोचिंग का या किसी एक बुक का नाम लेना सही नहीं है, जिससे जो पढ़ा हो उसे अपना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, और जो ये रटने वाली चीज़ है इसको मैप में बना के खुद से उसको रफ पे बनाइए और उसको भरिए। जैसे झील, झरने, नदी, ये सब ऐसे रटने से नहीं याद होंगे। इसको आप बनाइए, 2-3 बार बनाएंगे मैप पे, उसको भरेंगे खुद से, वो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। और ज्योग्राफी में 6-7 टॉपिक तो कॉमन रहता है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे नदी हो गया, झील वगैरह हो गए। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे, आपको ये आपके जनजाति वाले क्वेश्चन हो गए और ये धाराएं वाले क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ऐसे 5-6 टॉपिक हैं कि ये फिक्स रहता है कि 6-7 टॉपिक आपको वो जी, जी। 1 से 2 दिन में आप तैयार कर सकते हैं ज्योग्राफी में। तो आप पीवाईक्यू, इसके लिए आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखिए, उसमें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जियोग्राफी का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो आप सब ना करिए, तो सब ना कर पाइए, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू को देखिए, जी। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि टाइम कम है। तो आप पहले से अगर पढ़े हुए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी अभी पढ़ के एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। अभी इतना दिन है, 30 से 35 दिन है, जी। कि अभी हार मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और साइंस के लिए क्या करना चाहिए सर? साइंस के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट तो है घटना चक्र। आप घटना चक्र करिए, उसके बाद
एक साइंस वाली लूसेंट की आती है जी, जी। जिसमें केवल साइंस रहता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि साइंस से 15 सुने हैं सर लूसेंट बहुत कारगर है, हाँ उसको साथ में रख के ज़रूर लूसेंट बहुत प्रैक्टिस अच्छी करना बुक चाहिए। है, वो रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, यानी तो, पीवाईक्यू तो और साइंस लूसेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 से 16 क्वेश्चन साइंस से आते हैं जी, जी। और साइंस इन्वायरमेंट मिला दे तो वो 20 से 22 क्वेश्चन हो जाता है। जी, जी, जी। क्योंकि इन्वायरमेंट साइड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी मिक्स रहता है, तो पता नहीं चल पाता एग्जैक्ट कि ये साइंस का है या इन्वायरमेंट का, तो मिला जुला के 20 से 22 क्वेश्चन साइंस और इन्वायरमेंट से रहेंगे। ठीक है। लूसेंट जो है गागर में सागर है, जी बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत से अच्छे फैक्ट साइंस के लिए वही आप घटना चक्र कर लीजिए और लूसेंट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मुझे याद है, ये पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का वो कौन था, सेनापति कौन था, जी। तो उत्तर था हाकिम सूर। हम्म अच्छी अच्छी किताबों में हाकिम सूर नहीं है, लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ है। लूसेंट को लोग ध्यान से पढ़ते नहीं और कहते हैं ये मतलब अच्छी नहीं है, उसको वो थोड़ा ऐसे वन लाइनर में लिख दिया गया है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो कम से कम 60% क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलेंगे आरओ के जी, एग्जाम जी, में। जी। और हिस्ट्री के लिए क्या आप कहना चाहेंगे उसके लिए? क्योंकि उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और काफ़ी क्वेश्चन उसमें आते हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक अहम हिस्ट्री रोल के होता लिए है। देखिए, अगर आप कोई नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसी को पढ़िए, और पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र पढ़िए, और रिवीजन के लिए लूसेंट ही बेस्ट है। जी, ठीक है सर, शुक्रिया आपका। और आप दर्शकों के लिए हमारे विद्यार्थियों के और लिए हम क्या कहने चाहेंगे? थोड़ा और कुछ बताना चाहेंगे। जी, जी, जी। जैसे आप कुल मिला जुला के 7 से 8 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, जी। तो उसमें आपका जो पोर्शन मजबूत है या जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। हर किसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस इजी है, तो 15-16 क्वेश्चन में वो 12-13 तो कर ही लेगा। तो इसी तरह आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है 3 से 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, उस पे फोकस करिए बढ़िया। आप किसी मैक्सिमम लोग इकोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी के साथ थोड़ा मैक्सिमम लोगों के साथ जी, जी। समस्या है। थोड़ा बोरिंग टाइप का हाँ विषय उसको मानते हैं, हाँ लेकिन कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हाँ, भी तो है। लेकिन उसमें भी है, लेकिन पूरा नहीं, कुछ उसमें भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपके ये बजट वाला चैप्टर हो गया, और ये नेशनल इनकम वगैरह वाला चैप्टर हो गया, और ये आपका ये बैंकिंग वैंकिंग वाला चैप्टर हो गया। तो 3 से 4 चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेंगे तो वो 5-6 क्वेश्चन उसी से निकल जाते हैं, और 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर आ जाता है, तो टोटल मिला जुला के 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आने हैं। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तभी वो होगा, आप सिलेक्टिव पढ़ के भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और दर्शकों के लिए आपका क्या कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे, और अगर यदि कोई अपना परसेप्शन रखना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे आप? कैसा मतलब, क्या परसेप्शन? मतलब हमारे चैनल पे, विद्या जेट पे, अगर कोई अपना परसेप्शन रखना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, अपनी सफलता की कहानी बताना चाहे, या असफलता की कोई समस्या है वो बताना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे चैनल के थ्रू तो उसका वेलकम है, और कोई भी समस्या हो, अपनी बात रखनी हो, या गवर्नमेंट से ही अपनी बात कुछ रखनी हो, उसको कोई समस्या है तो उसका वेलकम है, वो आ सकता है। हम लोग उसका वीडियो बना के और तैयारी से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। जी थैंक यू।